क्या प्रशांत किशोर बिहार के अगले अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं या जन स्वराज पार्टी का प्रयोग राजनीति के अखाड़े में सिर्फ एक विचार बनकर रह जाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का मैदान में न उतरना, इस फैसले ने सियासत में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आज के इस स्पेशल एनालिसिस प्रोग्राम में हम समझेंगे क्यों जन स्वराज पार्टी खुद चाहती है कि प्रशांत किशोर चुनाव न लड़ें और क्या यह उनकी रणनीतिक ताकत है या आत्मविश्वास की कमी। अब प्रशांत किशोर वर्सेज बिहार चुनाव, क्या बनेगा यहां एक नया केजरीवाल या फिर बनेगा नीतीश कुमार की जगह लेगा? प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ने का फैसला उनकी रणनीतिक ताकत है या आत्मविश्वास की कमी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? प्रशांत किशोर क्या बनेंगे नए केजरीवाल या फिर लेंगे नीतीश कुमार की जगह? इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम आपके लिए निष्पक्ष, सच्ची और संतुलित खबरें लाते हैं, बैलेंस खबरें लाते हैं। इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की अभी आवश्यकता है और कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर चैनल को अपना सहयोग दें। आपका हर सहयोग हमें और हमारे चैनल को मजबूत बनाता है। धन्यवाद। दोस्तों, प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू में देख रहा था, आज तक चैनल पर श्वेता सिंह ले रही थी और इस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर के स्ट्राइक रेट के बारे में पूछा, यानी उनकी पार्टी जन स्वराज के बारे में पूछा श्वेता सिंह ने। अब प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया उससे ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर के अंदर जो है वो थोड़ी एरोगेंसी आ गई है। जी हाँ, सवाल ये था कि आपकी पार्टी को कितने % सफलता मिल सकती है और जवाब प्रशांत किशोर का ये था कि 150 से ऊपर या 10 के आसपास। मतलब ऊपर गए तो 150 से ऊपर सीटें जाएंगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी जन स्वराज, या फिर अगर नीचे रह गई तो 10 सीटों के आसपास सिमट के रह जाएगी। दूसरा सवाल यह भी था कि आपको किस आधार पर यह भरोसा लगता है कि आपकी पार्टी जो है वो दूसरों से डिफरेंट है या आपकी पार्टी सरकार बना सकती है? तो जो जवाब दिया प्रशांत किशोर ने, उनका यह कहना था कि बिहार की जनता के पास पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है और हमने जो है बिहार की जो जातीय गणित है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो सिर्फ न पिछड़ी और अति पिछड़ी जात से आते हैं बल्कि साथ ही साथ पढ़े लिखे लोगों को हमने टिकट दिया है, जिसमें पूर्व IPS हैं, IAS हैं और साथ ही साथ 12 डॉक्टरों के नाम भी बताए प्रशांत किशोर ने। और उन्होंने कहा कि अगर इतने के बावजूद जनता उनको नहीं चुनती है या उनकी पार्टी को बहुमत नहीं देती है तो अब उसके पास पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं है। कुछ इस तरह की बात कही उन्होंने, या फिर जनता गलती करेगी। जाहिर सी बात है, या तो प्रशांत किशोर ओवर कॉन्फिडेंट हैं और या फिर उन्हें लगता है कि बिहार में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए दोस्तों, वापस आते हैं प्रशांत किशोर पर एक बार फिर से। जब 2011 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी, तब वो पहली बार चर्चा में आए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसी टीम CAG, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, ने बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और तमिलनाडु में MK स्टालिन जैसे नेताओं की झोली में जीत डाली। जी हाँ, कुल कहते हैं कि 6 CM इन्होंने बनाए। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में उन्हें चुनावी चाणक्य तक कहा गया। लेकिन सवाल यही है कि जब दूसरा कोई नेता जीतने के लिए पीके को बुलाता था तो वह जीत के सियासी फार्मूले तैयार करते थे, लेकिन अब जबकि वो खुद मैदान में हैं, क्या वो वही कर पाएंगे? गौरतलब है कि 2022 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी JDU से नाता तोड़कर जन स्वराज अभियान शुरू किया और उनका कहना था कि बिहार को एक नए सोच और नए सिस्टम की जरूरत है। जी हाँ, जिसका जिक्र मैंने आपको किया था अभी वीडियो के फर्स्ट हाफ में। और लिहाजा 8 अक्टूबर 2022 से उन्होंने राज्य का पैदल भ्रमण करना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था हर गांव, हर पंचायत में जाकर जनता से सीधी बात करना। उनका कहना था कि हम लोगों को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं। बिहार का भविष्य जनता तय करेगी। लेकिन धीरे धीरे
ये सामाजिक अभियान एक राजनीतिक अभियान का स्वरूप लेने लगा। 2024 में उन्होंने आधिकारिक रूप से जन स्वराज पार्टी बनाई और उसके संस्थापक अध्यक्ष बन गए। पार्टी का मिशन साफ था, राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी अरविंद केजरीवाल की तरह जन आंदोलन से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तक का सफर। लेकिन गौरतलब है कि जन स्वराज ने या प्रशांत किशोर की पार्टी ने अभी तक बिहार में कोई आंदोलन नहीं किया और इसमें शायद वो विश्वास भी नहीं करते। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में या तो नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने मैदान से खुद को हटाने का फैसला कर लिया और यह फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पीके को पता है कि अभी जन स्वराज पार्टी के लिए जमीनी समर्थन उतना मजबूत नहीं है कि सीधे सत्ता के बड़े चेहरों को चुनौती दी जा सके, और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जन स्वराज फिलहाल खुद को व्यक्ति आधारित आंदोलन नहीं बल्कि संगठन आधारित राजनीति के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे में पीके का चुनाव न लड़ना एक सोची समझी रणनीति भी बताई जा रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या पीके अरविंद केजरीवाल का फार्मूला बिहार में दोहराना चाह रहे हैं। अगर हम दिल्ली की सियासत के इतिहास को याद करें तो 2013 में आम आदमी पार्टी ने भी लगभग इसी तरह आंदोलन से राजनीति में एंट्री ली थी और अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोध की लहर को वोट में तब्दील कर दिया। जन स्वराज भी उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। गांव-गांव जाकर जनता से संवाद, पारदर्शी शासन का वादा और पुराने दलों की नाकामी पर हमला। अब दोनों के बीच में जाहिर है तुलना स्वाभाविक होनी ही होनी है। केजरीवाल ने ईमानदार राजनीति का नारा दिया था और पीके नई सोच नया बिहार का संदेश दे रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि दिल्ली एक छोटा शहर राज्य था जबकि बिहार एक बड़ा और जातीय समीकरणों से भरा राज्य है। यहां सिर्फ मोमेंटम नहीं, मैथ भी चलनी पड़ती है। दोस्तों, अगर हम पीके के स्ट्राइक रेट को समझें तो उन्होंने अब तक करीब 10 बड़े चुनावों की रणनीति बनाई है, जिनमें से लगभग 8 में जिस पार्टी के साथ रहे वो सत्ता में आई, यानी करीब 80% का स्ट्राइक रेट है, सफलता दर है। लेकिन जब बात अपनी पार्टी की आती है तो समीकरण बिल्कुल अलग हो जाते हैं। रणनीति बनाना और खुद जनता के बीच चेहरा बनना, ये दो अलग अलग खेल हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या केजरीवाल की जीत में उन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया, कैमरे के पीछे से काम किया, लेकिन अब उन्हें खुद मंच पर खड़ा होना है। तो क्या प्रशांत किशोर को अपनी जीत का भरोसा नहीं है? काफी हद तक कहा जा सकता है कि वो रियलिस्टिक है। वो जानते हैं कि बिहार में जन स्वराज अभी विचार के स्तर पर है और धीरे धीरे गति पकड़ रहा है और संगठन के स्तर पर अभी शायद उतनी मजबूत नहीं है, और इसीलिए वो चुनाव पीके नहीं बल्कि उनकी टीम की ताकत का इम्तिहान होगा। अब सवाल यहां यह उठता है कि जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता क्या चाहती है? क्या वाकई वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है प्रशांत किशोर की वजह से? तो बिहार की जनता सालों से विकास बनाम जात की राजनीति देखती आ रही है और पीके का नारा है कि राजनीति में योग्यता और जवाबदेही। और अभी तक जो सर्वे हुए हैं वो बताते हैं कि युवाओं और शहरी वोटर्स में जन स्वराज धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा तो रहा है, और अब जबकि चुनाव सर पे आ गया है, निश्चित रूप से जन स्वराज लोगों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन ग्रामीण बेल्ट में अभी बड़ी चुनौती बाकी है। कुछ लोगों को मानना है कि पीके का गांव से संवाद वाला तरीका धीरे धीरे एक वैचारिक प्रभाव जरूर छोड़ रहा है, यानी रूरल बेल्ट में अपना प्रभाव दिखा रहा है, और शायद वो अगले कुछ चुनाव में बड़ा आधार बन सकता है। अब बिहार की सियासत में जगह कहां बनेगी? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी तीनों के दरमियान जब सियासी रस्साकसी तेज है, उसमें प्रशांत किशोर कहां फिट बैठते हैं? तो जन स्वराज किस लेवल पर खेलने की सोच रहा है? तो आपको बता दें कि पिछले एक दशक में बिहार की राजनीति पूरी तरह से एक त्रिकोणीय फ्रेम में सिमट गई है और पीके इस फ्रेम को तोड़ना चाहते हैं। वो गवर्नेंस का नया मॉडल लाना चाहते हैं और शिक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। इसके अलावा पंचायत से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तक सब पर स्थानीय जवाबदेही भी तय करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर जन स्वराज को 2025 के चुनाव में 5 से 10% वोट तक भी मिल जाए तो यह पीके के लिए फाउंडेशन ईयर साबित हो सकता है और यहीं से शुरू हो सकता है बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय। तो क्या पीके बन पाएंगे नया केजरीवाल, या फिर वो नीतीश कुमार की जगह लेंगे, जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है फिलहाल उतना, और अब
बिहार को एक नए लीडरशिप की जरूरत है। तो सवाल यह भी है कि क्या पीके जो है वो नीतीश कुमार की जगह लेके, मतलब नीतीश जैसे नेता जो बिहार में 20 साल तक जिन्होंने शासन किया, क्या उनकी जगह पीके एक नए लीडर के रूप में तैयार हो रहे हैं? पीके में वो दिमाग है जिसने दर्जनों नेता बनाए हैं, पर जनता के बीच एक करिश्माई लीडर इमेज बनाना वक्त मांगता है। अरविंद केजरीवाल ने दागी राजनीति के खिलाफ दिल्ली में क्लीन इमेज पेश की। पीके उसी नैतिकता को बिहार में लाना चाहते हैं, लेकिन एक नए स्टाइल में। तो फिलहाल तुलना तो होनी ही है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली की सीमित राजनीति में उपयोगी थे, जबकि पीके बिहार की विशाल जातिवादी और भावनात्मक राजनीति में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य भले ही साफ सुथरी राजनीति हो, लेकिन राहें पूरी तरह से अलग अलग हैं। अंत में सवाल वही है कि क्या प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना कमजोरी है, या उनकी एक नई रणनीति का कमाल है, या एक नई रणनीतिक सोच के तहत ये कदम उन्होंने उठाया है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। वो जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते, पहले संगठन खड़ा करे फिर चुनाव लड़े, यानी बॉटम टू टॉप अप्रोच। लेकिन अगर जनता से जुड़ाव नहीं बढ़ा तो ये रणनीति कनेक्शन की कमी भी बन सकती है। बिहार की जनता अब इंतजार कर रही है इस बात का कि क्या जन स्वराज आने वाले समय में बिहार की राजनीति में चौथा कोना, या यूं कहें कि तीसरा मजबूत कोना बन पाएगी। प्रशांत किशोर अब तक दूसरों को जीत दिलाते रहे हैं, पर अब उन्हें अपनी खुद की राजनीति जीतनी है। जन स्वराज बिहार की सियासी जमीन पर टिक पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ये पता चलेगा आपको 14 नवंबर को, जब बिहार के नतीजे सामने आएंगे, चुनावी नतीजे। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में अब सियासत सिर्फ चेहरों की नहीं, सोच की भी होने लगी है। जी हाँ, और यही है जन स्वराज की राजनीति, और यही है जन स्वराज का बिहार की राजनीति में सेंध। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए कुछ लिंक एफिलिएट लिंक हैं, अगर आप इन पर क्लिक करके कुछ खरीदारी करते हैं तो हमें बिना आपके अतिरिक्त खर्च के थोड़ा कमीशन मिल सकता है। ये हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा, और आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।